हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10 एनआईएस बोर्ड का जो है सोशल साइंस का चैप्टर, जिसमें आज हम करेंगे चैप्टर 27 जिसमें होगा आज शांति और सुरक्षा यानी पीस एंड सिक्योरिटी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है एग्जाम व्यू से। और ये चैप्टर जो रहेगा हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हो, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों, जिस मर्जी बोर्ड के बच्चे हों, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इवन कि जो बच्चे कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक होने वाला है। लेकिन आपको पता ही है कि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ जो हमारे समक्ष अगला पॉइंट आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, शांति और सुरक्षा के आंतरिक खतरे। देखिए कहते हैं, मैंने पहले भी इस बात पे किया है कि खतरा हमें दूसरों से नहीं है, खतरा हमें अपनों से है। शांति और सुरक्षा के आंतरिक खतरे, इसका एक सबूत है कि इसे हमें अपनों से ही कभी कभी जो है खतरा रहता है। अगर देखा जाए भारत का पार्टीशन हुआ तो भारत का पार्टीशन में अंग्रेज़ों का जितना हाथ था उससे कहीं अधिक अपने लोगों का ही भी हाथ था, क्योंकि वो अपने सत्ता बनाए रखना चाहते थे। और इस दर्द में वो लोगों को तो कुछ भी नहीं हुआ जो सत्ता की चाहत थी, हुआ उनको जो आम गरीब थे। आम गरीब ही इसमें पिस गए। तो एक बहुत दुखदायक परिस्थिति होती है। तो हमें खतरा बाहरी देशों से नहीं है, दुश्मनों से तो लड़ा जा सकता है, लेकिन अपनों से लड़ा जाना संभव नहीं है। आपने देखा ही होगा कि जब भी जान माल की क्षति पहुंचे हुए हैं तो कोई आक्रामक विरोधी या प्रदर्शन या हिंसक गतिविधियां होती ही है। तो यह शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा करती है, क्योंकि आंतरिक गतिविधियां जब होती है तो हिंसक होती है और इससे जो है जान माल की बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। किंतु ऐसा कोई घटना है, कानूनी व्यवस्था की समस्या होती है, जिन्हें पुलिस स्थानीय रूप से सुलझाती है। अब यहाँ पर पुलिस स्थानीय रूप से सुलझाने की बात कर रही है, लेकिन देखा जाए तो बहुत से अपराध पुलिस के नाक के सामने ही होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करती है, ना अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और ना ही कुछ करती है, सिर्फ अपराध होते हुए देख रही होती है। ये बहुत बड़ी समस्या है भारत के लिए कि पुलिस को इतना अधिकार देने के बाद भी वो समस्याओं को जो है निष्पक्ष नहीं सुलझाती है। कहते हैं सब कुछ उसके सामने होती है, जब पॉलिटिकल प्रेशर होता है तो अपराधी को जो है जेल में डाल देते हैं। अगर अपराधी नहीं मिलता है तो दूसरे आम व्यक्तियों को जो है अंदर डाल देती है। तो गलत है ये। हमारे लोकतंत्र में ऐसे विरोधी प्रदर्शन, हड़ताल और बंद अन्य आंदोलन सरकार व अन्य संबंधित अधिकारियों का ध्यान विशेष मांगों और चिंताओं के प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिए किए जाते हैं, क्योंकि जब सरकार कहीं ना कहीं फेल होती है तो आम जनता जो है इसी तरह का विरोध करती है। और ये जब विरोध होता है तो इसमें बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इसका फ़ायदा उठा जाते हैं। आपने देखा ही होगा कि ऐसे बहुत से जो है पॉलिटिकल पार्टी का उदय भी इन्हीं कारणों से हुआ है। जब कोई आंदोलन होता है तो एक नया पार्टी बन जाती है, और वो जब बाद में पार्टी बन जाती है तो देश के लुटने में ही लगी रहती है। और यही देखने को हमें कई बार मिला है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते हैं भारत में विरोध प्रदर्शन, हड़तालें, बंद, ये सदैव होता ही रहता है। अक्सर आप रेल से यात्रा कीजिए, हर जगह दीवार पे लिखा रहता है कि हम हड़ताल करेंगे, इतना तारीख को जो पूरा देश बंद है। आखिर इतनी क्यों होती है भारत में बंद की ऐलान, इतनी हड़ताल है, इतने विरोध?
क्या भारत सरकार अच्छे से भारत चला नहीं पा रही है, या कहीं दूसरे पार्टी का महत्वाकांक्षा कुछ और तो नहीं है? बहुत सी बातें हैं, समझने वाले बच्चे समझ गए होंगे कि क्या यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर तो सभी व्यक्तियों का एक ही मकसद होता है, पार्टी का जो है पार्टी में बने रहना। हालांकि भारत आतंकवाद और विरोधी नक्सल जो है आंदोलन के वेश में कई तरह की हिंसक गतिविधियों का अनुभव करता रहा है, जो शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे हैं, और ये भारत कई बार झेल भी चुका है। अक्सर हमारे देश पे जो है आतंकवादी जो है खतरा बना रहता है, और कई बार अटैक हुआ भी है। इसी के अंतर्गत हमारे समक्ष जो आया है आतंकवाद। देखिए, आतंकवाद हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कहते हैं आतंकवाद हमारे देश में शांति सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और 26 नवंबर जो है 2008 को, जो आमतौर पर 26/11 के नाम से जाना जाता है, मुंबई पर जो है आतंकवादी हमला बहुत ही घिनौना घटना का प्रतीक था, जो बहुत ही वास्तविकता में बहुत ही घिनौना प्रतीक था। वास्तव स्वतंत्रता से ही देश के विभिन्न भागों में ऐसी गतिविधियां होती रही है, और ये आतंकवादी जो हिंसक गतिविधियां करते हैं वे जो विदेशी लोग हैं, ऐसे भारतीय युवक पड़ोसी देशों में प्रशिक्षित उनके द्वारा समर्थन तथा पथभ्रष्ट होते हैं। और देखिए, इसमें मैं सबसे बड़ा कारण अपना ही गवर्नमेंट को बताऊंगा, क्योंकि कारण क्या है, हमारे देश के युवकों को हमारी सरकार जो है जॉब देने में असफल रही है, उनको काम धंधा देने में असफल रही है। तो कहते हैं ऐसे लोगों को जो है कोई भी देश बरगला सकता है, कोई भी देश अपने अधीन कर सकता है। जब कहते हैं पेट पे लोगों को पड़ता है तो उनको कुछ भी नहीं सूझता है। तभी भारत को यही बात मैं बताना चाहता हूँ अपने देश के बड़े बड़े लोगों को कि जितना हो सके भारत में नौकरी का जो है प्रावधान करे, और जो कहते हैं यंग व्यक्ति हैं उनको घर में न बैठने दी, क्योंकि ये घर में बैठेंगे तो इस तरह से जो है गतिविधियाँ होगी, और भारतीय युवक पड़ोसी देशों में प्रशिक्षित प्राप्त करेंगे और ये अपने पथ से भ्रष्ट होंगे। तभी मैं कहता हूँ कि इनका जो इन्होंने 60 साल का प्रावधान किया हुआ है सभी बुजुर्ग व्यक्तियों को नौकरी में रखने का, ये 50 पे आ जाए तो और बेहतर हो जाएगा। क्योंकि आज आपको पता है कि हमारे देश में जो आयु का एवरेज है वो भी घट गया है। आज 50 साल बहुत उम्र हो जाती है लोगों की, और बुढ़ापा भी बहुत जल्दी आ जाती है। तो 50 साल काफ़ी होता है, उनको पेंशन लागू कर दीजिए, 50 साल तक जॉब पे रखिए, अच्छा रहेगा। इससे देश में रोजगार जो है पैदा होगा। क्योंकि इसमें आपको मैं बता दूं, जनरली तौर पे देखा जाए अगर हम 10 साल घटा देते हैं, क्योंकि 60 साल अभी जो है नौकरी का प्रावधान है, अगर 10 साल हम घटा देते हैं तो न जाने कितने करोड़ जो है यहाँ पर पद खाली हो जाएंगे, और वो सारे पद जो है आम व्यक्तियों को जो है नौजवानों को दिया जा सकता है। जब ये हम नौजवानों को पद दे देंगे तो जनरल सी बात है आतंकवादी गतिविधियाँ भी नहीं होगा, क्योंकि वो सारे नौजवान जानते हैं कि ये क्या आतंकवादी गतिविधियाँ कितनी ख़राब होती है, और उनको ये भी पता होता है कि इसका सज़ा भी उनको मिलेगा। लेकिन न जाने उनको दूसरे देश वाले जो उनको पद भ्रष्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको जॉब देते हैं दूसरे देश वाले सब। तो क्यों नहीं हम भारत में ही जॉब का प्रावधान करें। मैंने एक बात हमेशा पॉलिटिकल पार्टियों के मुंह से सुना है, जब भी कोई सरकार आती है सिर्फ इतना कहती है, हम जॉब देंगे, हम लोगों को रोज़गार देंगे, हम गरीबी दूर करेंगे, लेकिन कुछ नहीं उनसे होता है। एक बार जब पद पे आ जाएं तो अपनी तिकड़ा मारने लग जाती हैं। ये तो देखने को भी मिला है मुझे। और इनके पद देने के तरीके भी देखिए कितना सुहावना होता है। अपने राज्य के सिर्फ बच्चों को ही नज़र आता है उनको, सब अगर देश में अपने अपने राज्यों को देने लग जाए तो कैसी बात बनेगा। यहाँ पर जो है नौकरियाँ कहते हैं राज्य और देश और धर्म दे के नहीं देना चाहिए, जिसकी जितनी योग्यता है उसी प्रकार से उनको जो है जॉब देने के प्रावधान होना चाहिए। तो आज जॉब तो भाषा के आधार पर मिलता है, राज्य के आधार पर मिलता है, धर्म के आधार पर मिलता है। कौन ST कोटा का है, कौन OBC कोटा का, कौन SC कोटा का, ये सब नहीं होना चाहिए। हम आधुनिक युग में आ गए, हम सब विकसित हो चुके हैं, हमारी सोच बदल चुकी है। दोस्तों कहते हैं मैं जितना बोल लूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, कहीं भी मुझे इतना पता है, लेकिन कहते हैं अगर भारत में आतंकवादी गतिविधियों को ख़त्म करना है तो नौजवानों को जो है जॉब देना है। और ये बात सरकार अगर समझ जाती है तो हमारे देश में कभी भी आतंकवादी हमला हमारे आंतरिक तौर पे नहीं हो सकता।
और हमारे बच्चे इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। वास्तव में आतंकवाद की परिभाषा को लेकर कोई आम सहमति नहीं है। हालांकि भारत के संदर्भ में मोटे तौर पर आतंकवाद आवश्यक रूप से एक आपराधिक गतिविधियां हैं जिसके द्वारा भय का माहौल बनाने के लिए तथा सामान्य रूप से राजनीतिक तथा वैचारिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आम नागरिकों को पर घात की जाती है। अब देखिए यहाँ पर भी वही बात आ गया कि राजनीतिक और वैचारिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, यानी राजनीतिक में वो अपने पद बनाने के लिए सदैव आतंकवादी सहारा लेती हैं। और मैं साफ तौर पे से कह दूं कि इसमें आतंकवादी में कोई आम व्यक्ति सम्मिलित नहीं होता है। इसमें बड़े बड़े लोग होते हैं, राजनीतिज्ञ होते हैं, जो राजनीतिक के सामान्य ज्ञान रखते हैं, जो राजनीतिक में इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि यहाँ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि भय और माहौल बनाने के लिए सामान्य रूप से राजनीतिक तथा वैचारिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आम नागरिकों पर घात करते हैं। तो इसमें राजनीतिक पार्टी ही इन्वॉल्व होती है। आप जितने भी अब गतिविधियाँ देख लीजिए, जितने भी भारत में सांप्रदायिक दंगे फसाद हुए हैं, इसका तार कहीं ना कहीं जो है बड़े बड़े मिनिस्टर से ही जुड़ के सामने आए हैं। आतंकवाद एक आपराधिक कार्य है, क्योंकि ये कहते हैं बहुत बड़ा आपराधिक कार्य है और ये कार्य किसी भी परिस्थिति में न्याय संगत नहीं है। चाहे इसके उचित ठहराने के लिए राजनीतिक, दार्शनिक, वैचारिक, नस्लीय, प्रजाति, धार्मिक अन्य किसी प्रकार का तर्क दिया जाए, ये सही नहीं है। देखिए, कहते हैं आतंकवादी गतिविधियाँ जो जब किसी एक व्यक्ति की भी मृत्यु होती है तो वो जग कल्याण की बात नहीं हो सकती है। कई लोगों को तो मैंने ये भी सुना है कि अपनी मांगे के लिए एक व्यक्ति के जान चला गया तो क्या हुआ, और ऐसे कई आंदोलन हुए जहाँ पर कई लोगों ने तो आत्महत्या आंदोलन में कर लिया। तो इससे ये नहीं होता कि आपने अपनी मांगे के लिए इस तरह के कदम उठाए, आपने आतंकवादी जो है बातों को अनुसरण किया, क्योंकि इस तरह का जो है गतिविधियाँ कोई नहीं करता। भारत में आंदोलन का दौर आज से नहीं है, कई टाइम पुराना है, बड़े बड़े लोगों ने किया है, हमारे राष्ट्रपिता ने भी किए थे, लेकिन उन्होंने इस तरह का जो है आतंकवादी गतिविधियों का कभी सहारा नहीं लिया। उन्होंने सदैव शांतिपूर्ण और जो है न्यायपूर्ण संगतियों का सहारा लिया और उन्होंने भारत का आज़ाद भी किया। तो क्या हम अपनी मांग मंगवाने के लिए क्या हर समय हम विरोधी करते रहें, हम दंगे फसादी करवाते रहें? दोस्तों, इसमें जो गलत लोग होते हैं वो फ़ायदा उठा के चले जाते हैं और इसमें आम व्यक्ति की ही हानि होती है और सरकार की ही हानि होती है। और सरकार को भी हानि क्या होगी, सरकार भी आपसे ही निकालेगी। जब भी सरकार कोई कार्य करती है तो वो सरकार अपने जेब से पैसा नहीं लगाती है, वो आपके द्वारा दिया गया ही टैक्सों से पैसा लगाती है। और ये टैक्स आपको कोई भी रूप में हो सकता है। आप एक माचिस खरीदते हो, उस पर भी टैक्स चढ़ा हुआ होता है, आप एक सुई खरीदते हो, उस पर भी टैक्स होता है। तो सारे कुछ आपसे ही वसूलेगी। तो इसलिए ऐसे गतिविधियों में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। हमेशा सरकार अगर जॉब नहीं देती है, सरकार के पास तो क्षमता तो है नहीं, तो अपना छोटा मोटा कोई कार्य कीजिए और अपना जीवन यापन कीजिए, लेकिन कभी भी इस तरह गतिविधियों में पार्टिसिपेट ना कीजिए। अब यहाँ पर साफ सब तौर पे आप देख सकते हो कि मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था और ये देखिए कितना विनाशकारी था। ये मुंबई के जो है ताज होटल पे ये हमला की गई थी, जो कि बहुत ही विनाशकारी थी। कहते हैं इसमें जो है पूरे भारत को जो है झंझोर के रख दिया। और कहते हैं जब इसमें पकड़ाया गया जो आतंकवादी था उस पर केस भी चलाई गई और भारत की जो देखिए केस की प्रणाली, न्याय प्रणाली, कम से कम 10-15 साल लग गए न्याय होने में। तो ये बहुत ही अलग हमारे देश की परिस्थिति है। आप देख सकते हो कितना भयंकर वो दृश्य रहा होगा जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था। जैसा कि हमने अनुभव किया है कि आतंकवादी सैकड़ों निर्दोष लोगों को जान से मारने और घायल करने के उद्देश्य से भीड़ भरावे जो है सार्वजनिक स्थानों पर बम धमाका करते हैं और यह अंधाधुंध गोलियां भी चलाते हैं। उनके लिए ना तो कोई बच्चा है, ना कोई बुजुर्ग है, ना कोई महिला है, ना कोई जवान है। उनके लिए हर कोई असामान्य रहता है और सब पे वो गोली चलाते हैं। गिरफ्तारी और जेल में सड़ रहे आतंकवादियों को जो छुड़ाने जैसे मांगों को मनवाने के लिए कभी कभी तो हवाई जहाज़ को भी ये अपहरण कर लेते हैं तथा निर्दोष यात्रियों को जान ले लेते हैं। ये कहाँ की न्यायपूर्ण बातें हैं। कहते हैं ये आतंकवादी गतिविधियाँ देश के लिए बहुत बड़ा विनाशकारी और देश के कभी भी जो है इसको सही नहीं ठहराना चाहिए किसी भी देश को। कहते कई देश जो है इसको पनाह भी दे रहे हैं। कहते ताकि सरकार को मजबूर किया जा सके। सरकार मजबूर हो जाती है उनके जो है मित्रों को छोड़ने के लिए। गतिविधियों से सार्वजनिक और व्यक्तिगत संपत्ति भी काफ़ी क्षति पहुंचती है
और वे आतंक का माहौल बनाने के लिए लोगों को जो है और सरकार को डराने के लिए जो घिनौना कार्य भी करते हैं, जो कि सही नहीं है। कहते हैं आतंकवादी गतिविधियाँ किसी भी देश के लिए असहनीय हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष है विद्रोह। देखिए, विद्रोह शब्द तो बहुत ही आसान है। विद्रोह सरकार जैसी गठित एक संस्था के विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह है। आज़ादी ही भारत में विद्रोह आंदोलन ने संबंधित हिंसा का अनुभव किया। आमतौर पर उन्हें दो भागों में विभाजित भी किया जाता है: सामाजिक उद्देश्य से चलाए गए आंदोलन और सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए आंदोलन। सबसे प्रमुख उग्रवादी गुट है, जैसे जम्मू और कश्मीर तथा असम के कार्यरत हिंसक जो है चरमपंथी अलगवादी तथा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा में विभिन्न उग्रवादी गुट हैं। देखिए, हमारे भारत में भी कितने सारे गुट हैं, तो ये बहुत ही दुखदायक परिस्थिति है। हालांकि इन गुटों के सभी सदस्य भारतीय हैं, परंतु उन्हें पड़ोसी देशों की सहायता भी मिलती है। तो जनरल सी बात है, अपने देश के फूंकने के लिए ये लोग पड़ोसी देशों से सहायता लेती हैं, और पड़ोसी देश सहायता भी करते हैं क्योंकि दूसरे देशों को उनको गिराना जो होता है। और ये उग्रवादी आंदोलन चल रहे हैं क्योंकि इनमें शामिल गुट अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हैं। देखिए, कुछ ऐसे भी गुट हैं विशेषकर जम्मू कश्मीर और असम में जिनका राजनीतिक एजेंडा है, यानी वो अपनी राजनीतिक एजेंडा बचाए रखना चाहते हैं, इसलिए जो है इस तरह की गतिविधियां करते हैं। और वो देश से पृथक होने के लिए संघर्षशील भी हैं। आपने देखा होगा कई राज्य जो हैं मांग कर रहे हैं अपने आप को पृथक होने के लिए, और इसमें आम जनता की ये मांग नहीं है। जनता की मांग तो कभी होती ही नहीं है। जनता तो दो रोटी के पीछे भाग रही होती है। इसमें बड़े बड़े जो है राजनीतिक नेता का ही मकसद होता है कि वो जो है अलग हो जाए अपने राज्य से, अपने देश से। इससे उनको वहाँ पर शासन जो मिल जाता है, और उन गुटों को पड़ोसी देशों तथा कुछ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी गुटों का सक्रिय सहयोग भी प्राप्त करते हैं। यानी देखा जाए तो आतंकवादी विद्रोह होने का सबसे बड़ा कारण जो है राजनीतिक ही है, राजनीतिक एजेंडा ही है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है नक्सलवादी आंदोलन। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नक्सलवादी आंदोलन विभिन्न प्रकार के जटिलताओं के कारण नक्सलवादी आंदोलन चिंता का बहुत बड़ा विषय बना है, और इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल के गांव से हुई, किंतु अब लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करते हुए 12 राज्यों के जो 125 जिलों में ये फैल चुका है। नक्सलवादी अक्सर सार्वजनिक संपत्ति, सरकारी अधिकारी, पुलिस और अर्धसैनिक बलों तथा ऐसे लोगों पर जिन्हें वो अपना दुश्मन समझते हैं सदैव ही हमला करते ही रहते हैं। वो वन क्षेत्र के अंतर्गत किसी विकास कार्य के लिए भी खिलाफ होते हैं, वो विकास कार्य भी करने नहीं देती हैं। सरकार गांव तथा जंगलों में पक्की सड़क बनवाना चाहती है, परंतु नक्सलवादी किसी भी विकास कार्य को जो है हतोत्साहित नहीं करते हैं। उन्हें पता है कि एक बार विकास हो जाता है तो वो शायद लोगों का समर्थन खो बैठेंगे, इसलिए सरकार को जो है विकास करने पर रोक लगाती है। इसलिए वो निर्दोष लोगों को जो है गुमराह करते ही रहते हैं कि सरकार उनसे जो है खनिज संपदा तथा उनके जंगल उनसे छीनना चाहती है। दुर्भाग्य से इस आंदोलन का उद्भव और प्रसार बुनियादी कारण समाज के कुछ वर्गों के बीच असंतोष का कारण भी बना है। कहते हैं जब सरकार उनके लिए कुछ नहीं करती है तो ये आंदोलन का सहारा लेते हैं, और आज का ये नक्सलवादी आंदोलन होना बहुत ही जो है चिंता का विषय बन के रह गया है। वो युवक जो इस आंदोलन की हिंसक विधियों में लगे हुए हैं, मोटे तौर पर समाज के उन वर्गों से जुड़े हुए हैं। युगों से सामाजिक भेदभाव और आर्थिक अभाव का जो है खामियाजा भुगत रहे हैं। जैसे आपको पता ही है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा जो है दलित। कहते हैं आपको पता होगा या अपने अनुभव भी किया होगा कि किस तरह इन वर्गों को सदस्यों को समाज में भेदभाव व्यवहार सहना पड़ता था। देखिए, ये बात मैंने था इसलिए बोला कि ये सब पुरानी बातें हैं। आज अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और दलित वर्गों के लिए समाज में उतने ही सम्मान है जो दूसरे जातियों के लिए है। आज यहाँ पर नक्सलवादी बनना कदाचित उचित नहीं है। आज देखिए, अनुसूचित जनजाति के और दलित वर्गों के लोग कहते हैं सभी क्षेत्रों में अपना दबदबा बना रखे हैं, और सरकार की तरफ से भी इनको बहुत प्रोत्साहित किया जाता है। तो ऐसे कार्य में इनको रहना सही नहीं है। आज तो लोगों के काम से उनकी जाति की पहचान होती है, आज उनके कहते अनुभवों से होती है। तो जर्नल सी बात है, आज के समय में SC ST कोटा और दलित का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि आज जो मेहनत करके आगे बढ़ेगा वही सबसे आगे बढ़ेगा। तो ये भेदभावपूर्ण व्यवहार आज नहीं है। पुराने समय में था तो आंदोलन करते तो चलता था, लेकिन आज के समय में ये बात करना कहते हैं नाइंसाफ़ी है।
इसके लिए भारत में हो रहे विकास को लाभ उन वर्गों तक पूरी तरह नहीं पहुंच रहे हैं। अब देखिए, सरकार की तरफ से हर संभव कोशिश किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों की जो है लालसा के कारण ये नहीं पहुंच पा रहा है। और कुछ ये भी कारण होता है कि कुछ किसी क्षेत्र में जो है सेंट्रल सरकार के राज्य नहीं होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, बेमुख हो जाते हैं उस राज्य से। ये भी बहुत बड़ा दुखदायक परिस्थिति है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप उच्च पद पे होते हो तो आपका पार्टी जिस क्षेत्र में नहीं भी है, उस क्षेत्र का विकास करने में ही आपका सहयोग होना चाहिए। लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। कहते हैं जिस पार्टी की सेंटर में सरकार होती है और जिन जिन क्षेत्रों से वो जीती होती है, उन्हीं की विकास करती है। मैंने तो यही देखा है अक्सर। मैं तो ये भी कहता हूँ कि जहाँ पर आपकी सरकार नहीं है, आप उन क्षेत्रों को भी विकास कीजिए, क्योंकि आपके लिए सभी एक समान हैं और आप सेंटर लेवल पे हो। तो ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कारण जो भी हो, विकास उन लोगों की आशा और आकांक्षाओं पूरा करने में सफल नहीं हुआ है। तो ये बहुत दुखदायक परिस्थिति है। आप इस चित्र से भी समझ सकते हो कि नक्सलवादी, देखिए यहाँ पर एक महिला को भी दर्शाया गया है, और ये इसे दर्शाया गया है कि इसमें सिर्फ नौजवान, बच्चे, बूढ़े नहीं होते, इसमें हर तरह के लोग रहते हैं। यहाँ तक कि महिलाएं भी इसमें सम्मिलित है, क्योंकि इनको लगता है कि ये सरकार से सिर्फ मांग करने के लिए ही ये जो है नक्सलवादी बने हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि ये देशद्रोही वाली बात हो जाती है। अपने देश को खतरा में डालना, कहते हैं, कहीं की समझदारी नहीं है। और आपको पता है, आप नक्सलवादी बन तो जाते हो और इसका फ़ायदा जो है हमारे पड़ोसी देश उठा लेते हैं और आपको जो है गलत रास्तों पे ले जाते हैं और अपने ही लोगों को जो है मरवाते हैं। तो कहते हैं नक्सलवादी आज के समय में बनना सही नहीं है। अगर सरकार आपको बात नहीं मांग रहे हैं तो आप दूसरा कोई कदम उठाइए, दूसरा कुछ जो है उपाय सोचिए, क्योंकि मुझे पता है आज लोग हर क्षेत्र में दुखी हो रखा है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। आपको पता ही होगा, हर एक व्यक्ति जो है सरकार की नीतियों से दुखी है। लेकिन क्या करें, जब आप सरकार चुनते हो, जब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप उस समय सोचते नहीं हो कि हमें किस व्यक्ति को जिताना चाहिए, किस व्यक्ति को नहीं जिताना चाहिए। आप लोग तो लालचों के आड़ में ऐसे फंस जाते हो जैसे कि कुछ था ही नहीं। दोस्तों, नक्सलवादी बनना और देश को खतरे में डालना कदाचित उचित नहीं रहता है। भारत में नक्सलवादी विद्रोह जो है मार्च जो है 1967 में शुरू हुआ। यानी देखा जाए तो 67 में भारत में नक्सली विद्रोह का जो है शुभारंभ हुआ, जब चारू मजूमदार और कानून न्याय ने नेतृत्व में क्रांतिकारी के एकजुट ने नस्लवादी में किसान विद्रोह शुरू किया। यानी यहीं से जो है नस्लवादी का जो है शुरुआत हुआ। ऐसे तब हुआ जब न्यायिक आदेश के बावजूद एक आदिवासी युवक को अपनी ज़मीन जोतने से रोका गया। यानी देखा जाए तो ये लोग भी जो है बड़े बड़े साहूकारों के, बड़े बड़े जमींदारों के जो है शिकार हुए। स्थानीय जमींदार के गुंडों ने उस पर हमला किया और आदिवासियों ने जो है जवानी कार्रवाई की और जो है भूमि के मालिक को उपज में उसका हिस्सा देने से इनकार कर दिया और उसके भंडार सारा अनाज उठा लिया। एक ऐसा आग भड़की जो पूरे राज्य में फैल गया। दोस्तों, ये बात साफ करता है कि देखा जाए तो जो ये नस्लवादी बनते हैं उसका कारण कहीं ना कहीं साहूकार लोग थे उस समय। और आज के समय में कौन है? आज के समय में बड़े बड़े बैंक हैं, बड़े बड़े जो है ये मिनिस्टर लोग सब हैं, क्योंकि ये भी वही गतिविधियाँ कर रहे हैं जो पहले के समय में साहूकार करते थे। साहूकार पहले के समय में जो है लोगों को कर्ज दिया करते थे, ठीक है, तरह तरह के जो है उनको सहूलियत देने की कोशिश करते थे, अब बाद में उनसे ही लूटते थे। पहले के समय में आपको पता ही है साहूकार क्या करते, जमींदार क्या करते थे, अंगूठे के निशान कहीं भी ले लेते थे, चाहे वो पढ़े चाहे न पढ़े, और बाद में उसी को जो है डर दिखा दिखा के, कानून के दिखा दिखा के डर जो है लोगों को लूटते रहते हैं। आज के समय में इस जगह जो है फाइनेंस कंपनियों ने, बैंकों ने ले लिया है। जब आप कुछ भी खरीदने जाओ तो आपको इतना मोटा जो है पोथी पकड़ा देते हैं और कहते हैं भाई साइन कीजिए, साइन कीजिए, साइन कीजिए। चलो पढ़ा लिखा व्यक्ति भी साइन करना चाहे तो 50 पेज के डॉक्यूमेंट कैसे वो पढ़ ले, और पढ़ने का वो टाइम तक भी नहीं देते हैं। और जब बाद में जब उनके सामान उनसे छीन लोगे तो बाद में जो है एनओसी के नाम पे उनको डराते हैं कि आप एनओसी नहीं दोगे तो आपका जो है कभी लोन क्लियर नहीं होगा, आपको जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो मैं यही कहता हूँ, उस समय साहूकार थे, आज के समय में फाइनेंस कंपनी है। उस समय साहूकार लोगों को लोन दिया करते थे, आज फाइनेंस कंपनियाँ लोगों को लोन दे रही है, और आज वही कार्य हो रहा है जो पुराने समय में था। कहते हैं ऐसे गतिविधियों के कारण कुछ लोग जो होंगे गलत कदम उठाएंगे ही उठाएंगे। सरकार तो इस पर कोई एक्शन लेना नहीं है,
सरकार अगर लेती तो उस समय भी साहूकारों को जो है उचित रूल रेगुलेशन बनाते और आज भी बनाते, लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार को तो इन फाइनेंस कंपनी, इन बड़े बड़े कंपनियों से बहुत फ़ायदा होता है इलेक्शन के टाइम, और वो सरकार ही कहती है कि जितना हो सके लोगों को लूटो। मैं एक बात जानता हूँ दोस्तों कि हमारा देश जो है इतना भी बहुत बड़ा अमीरों का देश नहीं है। हमारे देश में गरीबी है और लोगों की चाहत भी है कि हमें बहुत कुछ मिले, तो लोग जो है फाइनेंस कंपनियों की तरफ मुख करती है, लेकिन फाइनेंस कंपनियां भी उनको धोखा देने में कहीं कसर तक नहीं छोड़ती है, हर संभव लूटने की कोशिश करती है। अगर आप एक दो किस्त जमा ना करो तो आपके मोबाइल छीन के ले जाएंगे, आपकी गाड़ी छीन के ले जाएंगे, सब कुछ आपको छीन के ले जाएंगे जो उनके द्वारा दिया गया था, और बाद में आपने जो लोन भरा है, ठीक है, जो पैसे दिए वो भी आपको नहीं वापस होगा, और प्लस आपको सिर्फ ये बात कहेंगे हमें तो बहुत नुकसान हो गया, आपको तो 1 लाख रुपया और भरना पड़ेगा हमें। भाई सब कुछ तो आप छीन के ले गए तो आप क्या भरेंगे? हम खाक। और बाद में नहीं होगा तो आपको एनओसी के रिगार्डिंग डराएंगे। एनओसी का मतलब होता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और ये बनाया किसने? सरकार ने। अब सरकार देखिए सबसे बड़ा गलत कौन है? सरकार ही है ना, जो इन बड़े बड़े कंपनियों को इतनी छूट दे रखी है। जब ये कंपनियां जब बड़े बड़े डॉक्यूमेंट पे साइन करवाती है 50 पेजों पे, तो सरकार क्यों नहीं कहती है कि 50 पेज के डॉक्यूमेंट न बना के 1 पेज की डॉक्यूमेंट बनाइए और उसमें हर बात को साफ शब्दों में लिखिए, हिंदी में भी लिखिए, इंग्लिश में भी लिखिए, और जो उनकी मातृभाषा उनमें भी लिखिए। पंजाब में है तो पंजाबी में लिखिए, उर्दू है तो उर्दू में लिखिए, जिसे आम व्यक्ति पढ़ सके, समझ सके, और जो है नक्सलवादी कभी न बन सके। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी। सरकार को तो सिर्फ अपनी जो है सत्ता बचानी है, सत्ता चलानी है, और उनको सत्ता तभी चलती है जब देश में गलत काम होते हैं, आतंकवादी हमले होते, तब वो जाके, जब देखते हो आपने भी देखा होगा, कहीं कुछ बुरा हो जाता है तो सरकार जाती है, बड़ा प्यार से वहाँ पर कुर्सियों पे बैठती है, मंचों पे बैठती है, कहते हैं हमें बहुत खेद है, हम तो जिनके साथ बुरा हुआ उनको हम 5 लाख रुपया दे देंगे। लेकिन कभी भी इन कारणों का सरकार ने मतलब नहीं जाना है। तो ये बहुत बड़ी दुखदायक परिस्थिति है। पहले के समय में जमींदार लोग लूटते थे, आज के समय में ये बैंक और ये फाइनेंस कंपनी लूट रही है। आगे है, जब जल प्रयोग द्वारा कुछ भूमि सुधार लाया तो यह आंदोलन का पहला चरण था। बाद में राज्य के लिए चुनौती पेश करते हुए नक्सलवादी आंदोलन का दूसरा चरण जो है 9 राज्यों में फैल गया, जैसे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। देखिए ये आंदोलन फैलता ही चला गया, रुकने का नाम नहीं लिया, क्योंकि सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में नक्सलवादी कंगारू कोई स्वयं भू आंदोलन लगाते हैं, जहां ठेकेदार, खदान मालिक, व्यापारी तथा यहाँ तक कि सरकारी अधिकारी पर भी जो है ये जुर्माना लगाते हैं। आंदोलन में लाखों कामगारों को सेना और सहानुभूति जो है रखने वाले तैयार किया जाता है, जो मानते हैं कि उलटिया युद्ध राजनीति द्वारा भारत को मुक्ति दिलाई जा सकती है। तो कहते हैं, देखिए दोस्तों, जब सरकार कोई कदम नहीं उठाएगा तो जनरल सी बात है हमारे नौजवान जो है गलत रास्ते को ही अपनाएंगे। तभी मैं हमेशा कहता हूं सरकार को जो है अपनी जो है पीठ थपथपाने की जगह जो है आम लोगों को रोज़गार देना चाहिए, रूल रेगुलेशन सही बनाना चाहिए, जो जनता के लिए लाभकारी उसको बनाना चाहिए। तो ये बात सरकार कभी नहीं सोचती है, जिसकी वजह से इस प्रकार की गतिविधियाँ हमेशा बनी रहती है। भारत में तो आंदोलन की एक दौर लगी हुई है। आगे आया हमारे समक्ष सरकार की रणनीति। देखिए भारत सरकार आतंकवाद, विद्रोह और नक्सलवादी आंदोलन से निपटने के लिए राजनीतियाँ और तरीके अपना रही है। यह आतंकवाद को लड़ने के लिए सभी राष्ट्रों को प्रयासों का समर्थन भी करती है तथा कभी कभी आतंकवादी हमले होने पर उसका समर्थन मांगती भी है। कहते कूटनीति दृष्टि से भारत पाकिस्तान तथा अन्य पड़ोसी पर जो है अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बनाने की कोशिश करती है और वो ऐसे आतंकवादी गुटों को अपना सक्रिय समर्थन भी न दे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है सरकार के द्वारा उठाया गया कदम। देखा जाए तो जहां तक राजनीतिक उद्देश्य के दृष्टिगत विद्रोह गतिविधियों का सवाल है, भारत सरकार से जो है कूटनीति से निपटने को जो है कोशिश बांग्लादेश के साथ संधि की है और विद्रोह आंदोलन की सहायता और समर्थन देने से बचे। ये बात भी बांग्लादेश को बताया गया है। ऐसा करने के लिए भारत पाकिस्तान पर भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। नक्सलवादी आंदोलन के संदर्भ में राज्य सरकार ने आरंभ में इस कानून व्यवस्था की समस्या माना, लेकिन यह महसूस किया गया कि यह एक ज़्यादा गंभीर मुद्दा है जिसके गहरे सामाजिक और आर्थिक आयाम हो सकते हैं
और उन क्षेत्रों में विकास की गति बढ़ाना तथा युवकों को कुछ मुख्य धारा में लाने का प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, इसका सबसे अच्छा सलूशन यही है कि युवकों को जो है रोजगार दे दिया जाए और इससे जो है कुछ रूल रेगुलेशन में भी सुधार किया जाए। सरकार को ये बात हमेशा सोचना चाहिए कि दो काम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक जो है युवकों को जो है काम देना, अगर युवक काम करेंगे तो किसी तरह का जो है नक्सलवादी गतिविधियाँ नहीं होगी। दूसरा है, क्योंकि पहले के समय में साहूकार लूटा करते थे और आज के समय में बैंक और फाइनेंस कंपनी लोगों को लूट रही है, तो इसमें जो है पारदर्शिता दिखाएं और सब रूल रेगुलेशन को सुधार करें। अगर ये सरकार सुधार नहीं करती है तो हमारे देश में ऐसी गतिविधियां होना स्वाभाविक बात रहती है, क्योंकि यही दो चीज़ें हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण बनाता है किसी भी देश के लिए। एक तो युवक जिनको काम हमेशा मिला हो रहना चाहिए, दूसरा जिससे हमें पैसा प्राप्त होता है। पहले के टाइम में साहूकार लूटते थे, बड़े बड़े जमींदार लूटते थे, आज के समय में बैंक लूटती है, बैंक लोन देती है और बैंक जो है तरह तरह के कागजातों पर साइन करवाती है। कहते हैं उस समय लोग अनपढ़ थे, लेकिन आज के समय में कंपनियों ने क्या किया है, 100 पेजों का जो है डॉक्यूमेंट पेज बना लिया, किताब बना लिया है और उस पर वो साइन करवा लेते हैं। और व्यक्ति से जब सवाल उठाया जाता है कि आप इतने कागज़ पर साइन क्यों करवाते हो, तो कहते हैं भाई हमारा ये क्राइटेरिया है, हमारा फॉर्मेलिटी है, वो करना ही आपको पड़ेगा। और बाद में जब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है तो वही पर्चियों को दिखा के जो है लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। तो इससे हमेशा जो है गलत धारणा ही पैदा होगा। सरकार जब तक इन दोनों चीज़ों पर कंट्रोल नहीं करेगी, भारत कभी भी विकास हो नहीं सकता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। आगे का टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।